इस दुनिया के अंदर कई लोग मरते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों के दिलों में वो जिंदा रहते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसी बात सुनी है कि कोई इंसान जिंदा हो लेकिन उसको किसी साजिश के तहत मरा साबित कर दिया गया हो, और वही इंसान आज पिछले 2012 से यहाँ पर जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और 13 सालों से संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है और अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं संतोष सिंह जी। और ये पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से भी आते हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है पूरा वाक्य। संतोष जी, पिछले 13 सालों से आप अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर हुआ क्या था उस वक्त ऐसा, और कौन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपको साजिश के तहत कागजों के अंदर मरा साबित कर दिया, उसके बाद आपकी ज़मीन को भी हड़प लिया गया? जी सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल को प्रणाम कहेंगे और जनता जो देख रहे हैं उनको प्रणाम कहेंगे। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के निवासी हैं। सन 2000 तक हम अपने गांव में थे। 1988 में हमारे पिताजी एक्सपायर होते हैं और 1988 में प्रॉपर्टी जो है कि मेरे नाम से जो है वरासत हो जाती है। उस समय हम नाबालिग थे। 1995 में हमारी माताजी एक्सपायर हो गई और मेरी 3 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। माता पिता जब जिंदा थे उन्होंने ही शादी ब्याह कर दिया था, बचे थे हम। माता पिता के एक्सपायर होने के बाद हम गांव में ही थे। सन 2000 तक प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर जी एक शूटिंग के लिए आए आँच फिल्म की, तो उस दरमियान उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। चूँकि मेरे पिताजी फ़ौज में थे तो फ़ौजी का बहुत लाइक करते हैं नाना पाटेकर साहब, तो बोले आप फ़ौजी के बेटे हो, आप मेरे साथ चलो बॉम्बे। तो उनके साथ मुझे लेके चले गए बॉम्बे। एज ए कुक के तौर पे हम वहाँ कार्यरत हो गए। वहाँ पे 2 साल तक हम गांव में नहीं आए और वहीं पे मैंने महाराष्ट्रियन दलित लड़की से लव मैरिज शादी कर ली। शादी करके जब हम गांव में आए तो जो मेरे दयात पर्दार हैं उन लोगों ने ये कह के मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया कि आप ठाकुर होकर चमाइन लड़की से शादी कर लिए, आपका खाना पीना कोई नहीं खाएगा। कुछ समय के बाद पता लगा कि ये लोग मेरी 13वीं कर दिए। तो जब 13वीं का नाम सुना तो हम गाँव में आए वापस। हालाँकि 13वीं बीत चुकी थी। तो 13वीं के बाद जब हम आए तो कुछ लोगों ने बताया कि अरे यहाँ तो 13वीं भी कर दिए हैं, वहाँ जाके इंक्वायरी कर तहसील में भी कुछ गड़बड़ ये लोग की है। तो वहाँ जब हम गए, वहाँ का वो निकाले कागज़ तो पता लगा कि ये लोगों ने रिपोर्ट लगाया लापता, मिसिंग लाश, ट्रेन बम ब्लास्ट में मर गया है। और इसके बाद 13वीं करके मेरी पूरी 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए और एक दूसरे ने तीसरे को ऐसे करके 7-8 पार्टी जो है बेच और ख़रीद लिए हैं और आज के डेट में भी बिक रही है। तब हम उसके बाद थाने पे गए प्रशासन के पास, तो प्रशासन का ये कहना था कि अभी तो आप कागज़ों में मरे हो, हकीकत में मार दिए जाओगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1000-2000 के लिए मर्डर हो जाता है तो करोड़ों का मामला है। जाओ, इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ जॉब करते हो, वहीं से आपका कुछ अला भला होगा, कमा के बना सकते हो। कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर हम वापस चले गए बॉम्बे। कुछ समय वहाँ से ही जो है कि ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सबको देते रहे, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद वकील भी किए। वकील ने पैसे का डिमांड किया, एक साथ 40,000 रुपये मांगे। हम कहे कि साहब हम मेरी 40,000 रुपये तो मुझे जुटाने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि मेरी सैलरी 15,000 रुपये नाना पाटेकर साहब देते हैं। उसमें बाल बच्चा को देखना है सबको, उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, एक साथ हमारे पास उतना पैसा नहीं है। इसलिए वकील ने भी केस छोड़ दिया। 2011-12 से लेके लगातार हम जो है यहाँ पे धरने पे हैं। और मैंने धरना जैसे लखनऊ दारुल सफ़ा, बम्बई आज़ाद मैदान है, बनारस में जो है कि धरना दिए कलेक्टर के यहाँ, कंटिन्यू धरना देते आ रहे हैं। 2012 से हम फिक्स यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ से दिल्ली पुलिस ने मेरा चालान भी किया, तिहाड़ जेल भी भेजे। सब मीडिया वाले भाई बहन आके जो है कि मुझे छुड़ाए, बोले कि अन्याय हो रहा है इसके साथ। फिर नाना पाटेकर साहब भी जो है आए, सतीश कौशिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी दिया कि ये सरासर अन्याय है कि कोई लड़का अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं नाना साहब के यहाँ तो चाय बना के लाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मरा हुआ है। मरा हुआ आदमी चाय थोड़ी बना सकता है, जिंदा आदमी बनाएगा, जिंदा आदमी चाय दे रहा है। तो इसके साथ न्याय होना चाहिए। अखिलेश सरकार से जो है उन्होंने निवेदन किया। तो जी एक और सवाल, मुंबई पुलिस की आप बात कर रहे हैं। मुंबई बम ब्लास्ट में जब बम ब्लास्ट हुआ था तो आपके चचेरे भाइयों ने ये एक लावारिश लाश की शिनाख्त कर आपको मरा साबित कर दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने तो अब वो आदेश भी जो है वो निरस्त कर दिया है। इसके बाद आपकी मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों से बात हुई? मुंबई पुलिस ठीक है, बट ये है कि अभी तत्काल में जो है मेरी वाइफ जो है फिल्म स्टार बन गई हैं, हीरोइन बनी है। जब मैं 2012 से यहाँ धरने पे बैठा रह गया तो 3-4 साल वहाँ गए ही नहीं। बीच में हम अभी 6 महीना हो रहा है गए थे, तो वहाँ शूटिंग हो रही थी।
तो जो प्रोड्यूसर साहब शूटिंग कर रहे थे साहब, चूँकि मैं खुद नाना पाटेकर साहब जैसे व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा हूँ, तो कैमरा, फ्रेमिंग, लाइट्स, इसका थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाएगा साहब। तो मैंने बोला कि आपको अगर रिहर्सल करना है तो आप मेरे सामने करो, मुझे बाहर क्यों बोल रहे हो, जाओ, मैं वाइफ मेरी है, वो मेरी है, मैं हस्बैंड हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो मैं थोड़ा नड़ गया, तो मुझे उन्होंने कुछ ऐसा गाली बोला, मुझे गुस्सा आया साहब, मैंने लाइट वाइट जो है तोड़ फोड़ दिया। तो फिर उन्होंने पुलिस को बुला के अरेस्ट करवा दिए मुझे, पुलिस ले गई, बहुत मारी मुझे अंदर। फिर मैंने नाना साहब को भी फ़ोन किया, फिर मीडिया वाले को भेजे नाना साहब, मीडिया आई, बोले कि संतोष तेरी लाइफ बहुत ट्रेजेडी है तेरे लाइफ में, अब तू यहाँ भी रहेगा तो ये प्रोड्यूसर है, पैसा वाला है, एक तो दुश्मन तेरे पहले वहाँ से भाई चचे ताऊ काका बने हैं, अब यहाँ ये प्रोड्यूसर भी बन गया है दुश्मन तुम्हारा, यहाँ रहोगे किसी को भेज के मरवा दिया पिटवा दिया, क्या करोगे। आपके लिए उचित वही जंतर मंतर ही है, वहीं पे आप जो है कि जाके अपनी आवाज़ उठाओ। जिस तरह से संतोष जी आप बता रहे हैं कि आपको मरवाने के लिए भी कई बातें आई, क्या आपको किसी से जैसे चचेरे भाइयों की तरफ से या परिवार की तरफ से कुछ धमकी भी आपको दी गई थी? धमकी नहीं साहब, धमकी के साथ साथ मैंने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको मोबाइल नंबर और पूरा जांच के लिए कि इस फलाने डेट पे फलाने धमकी आया, फलाने मुझे बुलाया, फलाने पुलिस स्टेशन में मारे मुझे। एक पुलिस वाला जो है कि किसी के बोलने पे बिना कुछ लिए दिए मुझे क्यों कुत्ते की तरह मारेंगे। आज भी भैया मुझे जब पुलिस वाले मारते हैं तो ब्लड नहीं आने देते, अंदर सब मेरा दर्द करता है, सब हड्डी टूटी हुई है, किसको मैं बताऊँ। जब वो हवा पूर्वा पछुआ चलता है तब एहसास होता है कि बहुत चोट लगी है, और जिस लड़की के लिए मैंने इतना कुछ मेरे साथ हुआ वो लड़की भी साथ नहीं दे, तो बहुत दुख होता है भैया। नाना साहब को भी हम बोले, नाना साहब बोले कि आप रियल हीरो, आप रियल, उनको हीरोइन बन गई, बनने दो, आपकी ज़िंदगी का जो है आप रियल हीरो नहीं रियल हीरो हो, आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो जी जिस तरह से आप काफ़ी दर्द से जूझ रहे हैं, जब आप मुंबई गए थे एक दलित समाज की लड़की से आपने शादी की थी, क्या ये वजह मानते हैं कि गांव वालों ने आपका बहिष्कार किया और चचेरे भाइयों ने खुद आपकी ज़मीन को हड़प लिया, कागजों में आपको मरा साबित कर दिया, क्या ये भी एक वजह मानते हैं? वजह मीन्स भैया देखिए, मैं तो जात पात को मानता नहीं हूँ, अगर मैं जात पात मानता तो मैं करता ही नहीं। मैं ये जानता हूँ कि भगवान ने एक ही चीज़ बनाई है, इंसान, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, इंसान का क्या मतलब। मैं ये सब सोच के शादी नहीं किया था, लेकिन उनको एक विषय इशू बनाना था। आपके पास डॉक्यूमेंट्स से आप दिखा रहे हैं, क्या आपने बनारस के पुलिस को ये सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं? उनकी तरफ से आखिर क्या बयान आया? उनकी तरफ से बोले इंटरनेशनल मामला है, मैं हमारे सर के ऊपर से जाता है, मतलब जहाँ सीएम डीएम पीएम बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हो के आपका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतनी मीडिया आपको कवरेज की, कुछ नहीं हो पाया, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल के टाल देते हैं। बोले भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रशासन कहता है क्राइम करो जिंदा हो जाओगे। केजरीवाल साहब के यहाँ ज्ञापन लेके गया, उनके यहाँ जो सेक्रेटरी पीओ बैठते हैं, बोले अभी तक आप जिंदा नहीं हुए, एक काम करो, बाहर जो गेट पे पुलिस खड़ी है जाओ खींच के एक थप्पड़ मारो, अभी आपको जिंदा कर देंगे। हम कहे साहब अभी तो इनको मैं मारूंगा, लेकिन अंदर ले जाके ये कितना मारेंगे मुझे, उस टाइम कोई आता है बचाने के लिए, कुत्ते की तरह मारते हैं सब। तो हम कहे नहीं साहब मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ और मैं इतने बड़े स्टार के यहाँ काम किया हूँ, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजय नहीं। देखते हैं कब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक लड़ूंगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में भैया मेरी तरह 2012 में ऑस्कर फर्नांडीज जी एमपी थे, उन्होंने आरटीआई लगा के रिपोर्ट निकाली थी, तो 50,000 मुर्दे थे। माइल टुडे और सरस सलील ने भी अपना रिसर्च किया था, तो उसमें हर गांव में, हर जिला में जितने जितने मुर्दा हैं, सबका पूरा गांव का नंबर, हर चीज़ है। तो हम लोग 30 जून को जीवित मृतक दिवस भी मनाते हैं, इस बार भी यहीं मनाऊंगा, और यहाँ मुर्दे भी आएंगे सब, हर देश से, हर ज़िले से। तो जी जिस तरह से नाना पाटेकर साहब के घर आपने रसोइये के तौर पर भी काम किया, जब आपको ज़रूरत पड़ती है नाना पाटेकर साहब क्या हर वक्त आपके साथ खड़े हो जाते हैं? कितनी बार नाना पाटेकर आपके साथ आए? अगर आप भैया नाना साहब के बारे में कहेंगे तो मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि अगर आप कहेंगे आप भगवान को देखे हो, तो मैं ये कहूँगा मेरे भगवान नाना पाटेकर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है। बचपन से जो है मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए, इतना बड़ा स्टार होते हुए मेरा सर दर्द, कभी कभी तेल रख के मालिश भी कर देते, मतलब उनके अंदर स्टार वाला वैसा फीलिंग ही नहीं है। आज अगर हीरो हो तो नाना पाटेकर जैसा, बाकी तो सब बोलते हैं चॉकलेटी हीरो, ये मैं किसी को नहीं मानता। संतोष जी ये भी खबर थी कि आपने राष्ट्रपति के नामांकन के लिए भी पर्चा भरा था, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं?
उसके पीछे बस वजह यही थी कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना था। तब भी मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस साबित करने के लिए कि ये नॉमिनेशन फॉर्म जिंदा आदमी भर रहा है कि मुर्दा आदमी, यही साबित करने के लिए उस टाइम मैंने पर्चा भरा। मेरा पर्चा कैंसिल हुआ क्योंकि मैंने वही डेथ सर्टिफिकेट ही लगाया था, क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं थी। जो लोगों ने दिया था वही लगा के बोले आप आईडी लेके आओ। बोले साहब आईडी के लिए ही तो मैं लड़ रहा हूँ, आईडी कौन देगा? इलेक्शन कमीशन बता, आप साबित करो कि ये कौन है, कैसे आप इंक्वायरी करो, सीबीआई सीआईडी जांच लगाओ, कब होगा ये? तो बोले कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आपका कैंसिल हो जाएगा। बोले कैंसिल होने दो, मुझे राष्ट्रपति थोड़ी बनना है, बस ये प्रूफ करना है कि ये नॉमिनेशन फॉर्म चल के जो आदमी आ रहा है, इतने सीसी कैमरे लगे हैं, इतना पुलिस है, इतना सब यहाँ है, तो ये कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, देश से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, आतंकवादी तो आके नहीं भर रहा है, कौन भर रहा है, ये आप वेरीफाई करो, बताओ। तो उस बात को पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कवरेज किया था साहब। तो जी क्या जो आपके चचेरे भाई हैं जिन्होंने आपके खिलाफ इस एक घोर साजिश रची है, क्या जनता के सामने उनका नाम बताना चाहेंगे? जी, अजय सिंह, नारायण सिंह, चेत नारायण सिंह, अंबिका सिंह, राजन सिंह, डब्लू सिंह, ऐसे कम से कम 15-20 लोग हैं जो दयाद परदार हैं। सब लोग मिल के साजिश में आपस में सब मेरी ज़मीन बांट लिए हैं। जो नेता राजनेता है, ये लोगों के यहाँ जब मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, तो बोले भाई कितने वोट हैं आपके पास? बोले कितने वोट हैं मतलब? वोट तो मैं ही दूंगा ना, जिंदा हो जाऊंगा। तो बोले यार क्राउड कितना है आपके पास? बोले साहब मैं जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि क्राउड और वोट इसका क्या मतलब? बोले यार एक वोट के लिए कोई सरकार इतना सीरियस नहीं होती है, ग्रुप लेके आओ ग्रुप। अब ग्रुप कहाँ से लाए साहब? तो ग्रुप भी है ना। जब सत्य ललकारता है तो होता है, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजय नहीं। निकला जरूर मैं था अकेले इस लड़ाई पे, लेकिन आज पूरे 50,000 मुर्दों का लीडर हूँ साहब। पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 जिंदा मुर्दा ऐसे हैं, और उन लोगों ने भी बयान दिया कि मैं जिंदा हूँ, आप वहाँ डटे रहो, वहाँ लड़ो, हम आपके साथ हैं। भले ही मैं यहाँ नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि सब अपने अपने दुख सुख में परेशान हैं, तो जो जहाँ है, जिस ज़िले में है, अपने अपने ज़िले पे अपना धरना प्रदर्शन करें। 30 जून को सब करेंगे, आप भी आ सकते हैं, आपको भी निमंत्रण है, आप भी आइएगा। और एक जिंदा मुर्दा व्यक्ति जो है अपने हाथ से श्राद्ध करेगा, अपने ही मरने का पूरा क्रिया करेगा, तो आप भी देख सकते हैं साहब इस देश की विडंबना। तो बिल्कुल जिस तरह से देख सकते हैं कि आप पिछले 13 सालों से संतोष मुरत सिंह जी है इस दर्द को झेल रहे हैं, और अपने जिस तरह से जो उनके जिंदा होने के सबूत है, प्रमाण पत्र हैं, उनको साथ लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक के बड़े बड़े राजनेताओं से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी बात को अभी तक अनसुना किया जा रहा है। और सवाल आखिर यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक इन्होंने गुहार लगाई है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन इनकी बातों को अब तक अनसुना क्यों किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि आखिर संतोष मुरत सिंह की जो गुहार है वो कब तक सुनी जाती है, और इनका जो हक है, क्योंकि बनारस की बात करें तो उनकी कई बीघा इनकी जो ज़मीन है, जो इनके रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने एक साजिश के तहत इनसे हड़प ली और इनको मरा साबित कर दिया। अब देखना होगा कि आखिर संतोष मुरत सिंह को इनका हक कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।